वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2020। शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। प्रथम प्रश्न पत्र शिफ्ट सेकेंड व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र 24 सितंबर 2020। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षण के टीएल मॉडल का अर्थ है। शिक्षण के टीएल मॉडल का अर्थ है शिक्षण और अधिगम निराश्रित कार्य है। शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित है। शिक्षण का लक्ष्य अधिगम है। शिक्षण अधिगम का कारण है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित है। टी फॉर टीचिंग, एल फॉर लर्निंग। शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित है। शिक्षण के टीएल मॉडल में प्राय शिक्षण एवं अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित होते हैं। यह शिक्षण एवं अधिगम वातावरण, शिक्षक एवं विद्यार्थी के व्यवहार को वर्णित करता है। यह पूर्व एवं उत्तर शिक्षण योजना निर्माण तथा शिक्षण क्रियान्वयन में सहायक होते हैं, जो विद्यार्थियों को सुगम अधिगम प्रदान करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित है। देखिए ऑप्शन। तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझता है। प्रतिस्पर्धा करने को अधिमान्यता देता और पसंद करता है। स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकती है। देखिए कौन कौन से सहयोग करना पसंद करता है। केवल ABC, BCD, ACD, CDE। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A, C, D, ACD इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C। क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता स्वतंत्र रूप से रहने पर जोर देता है और शिक्षकों तथा दूसरे अध्यापकों को कम निर्भर रहते हैं। यह आसपास के क्षेत्र से अलग तथा स्वसचित परिस्थिति में काम करना पसंद करते हैं। यह आपसी स्पर्धा के लिए तथ्यों तथा सिद्धांत आधारित ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई सूची में से किसी प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवृत्तियां कौन कौन सी मानी जाती हैं। प्रभावी शिक्षक की प्रवृत्तियां। व्यवस्थित व्यवहार, जिसका अर्थ है क्रमानुसार, स्पष्ट और नियंत्रणाधीन होना। साक्षरता, जिसका अर्थ है सामान्य तथा वाचन और लेखन में कुशलता। आत्म सामर्थ्य, जिसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति की किसी कार्य को निष्पादित करने की आत्म प्रत्यक्षीकृत क्षमता। नेक्स्ट है नम्यता, जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। नेक्स्ट ऑप्शन है मूल्यांकन और फीडबैक प्रदान करना। ऑप्शन A और D, B और C और D और E। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। A और D। देखिए A और D क्या है। A है व्यवस्थित व्यवहार का अर्थ है क्रमानुसार, स्पष्ट और नियंत्रणाधीन होना। और नम्यता, जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। तो यह जो है प्रभावी शिक्षक के क्वालिटीज हैं। प्रभावी शिक्षक की शैलियाँ उसका कौशल व ज्ञान है जो एक शिक्षक को सफल बनाती हैं। अधिगम को प्रभावी तथा विद्यार्थियों की समझ के अनुरूप बनाने के लिए
शिक्षक को शैली के सभी पहलुओं की जानकारी होना आवश्यक है। शिक्षक का व्यक्तित्व भी अधिगमकर्ता को प्रभावित करने में सहायक होता है। प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधी प्रवृत्तियाँ निम्न है। व्यवस्थित व्यवहार, जिसका अर्थ है क्रमानुसार, स्पष्ट और नियंत्रणहीन होना। नम्यता, जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 में मापनी के प्रकार दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। नॉमिनल या नॉमिक, ऑर्डिनल, क्रमिक, इंटरवल, अंतराल, रेटियो, अनुपात। यहाँ पर देखिए इनकी विशेषताएं। वर्गीकरण और क्रम। वर्गीकरण, क्रम और समान इकाइयाँ। वर्गीकरण, क्रम, समान इकाइयाँ और निरपेक्ष शून्य। केवल वर्गीकरण। अब ऑप्शन देखिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए बी सी डी ऑप्शन देखिए। ए का 4 नॉमिक। नॉमिक क्या है? केवल वर्गीकरण करता है। नॉमिक क्या है? केवल वर्गीकरण करता है। और बी का वर्गीकरण और क्रम। क्रमिक क्या है? वर्गीकरण और क्रम। अंतराल, यह वर्गीकरण, क्रम और समान इकाइयाँ। अनुपात, निरपेक्ष शून्य वाली मापनी अनुपात मापनी कही जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मापनी केवल वर्गीकरण, क्रमिक वर्गीकरण और क्रम, अंतराल वर्गीकरण, क्रम और समान इकाइयाँ, अनुपात वर्गीकरण, क्रम, समान इकाइयाँ और निरपेक्ष शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन, दूसरा कारण है। अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए शिक्षण अवधि में आईसीटी का अनुप्रयोग सुसंगत होता है। नेक्स्ट कारण देखिए। शिक्षण अवधि में अधिगम परिणाम आईसीटी के अनुप्रयोग पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन देखिए। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सत्य है, किंतु कथन आर गलत है। कथन ए असत्य है, किंतु कथन आर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आईसीटी का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आधुनिकीकरण देता है, जैसे नए शिक्षण उपकरण, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इत्यादि उपलब्ध कराकर, किंतु अधिगम परिणाम इस पर निर्भर नहीं होते हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो बिना आईसीटी के प्रयोग के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित कर रही हैं तथा वह भी प्रभावी भी हैं। कोई शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है। यह किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित है? मौलिक अनुसंधान, मूल्यांकन परक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अनुप्रयुक्त अनुसंधान। यदि कोई शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है, तो यह अनुप्रयुक्त अनुसंधान से संबंधित होगा। अनुप्रयुक्त शोध का प्रयोग समाज द्वारा सामना की जा रही विशेष व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नीति निर्माण, प्रशासन और घटनाओं के अवबोध में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, देखिए।
समस्त अनुसंधान किसी सिद्धांत के निर्माण द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान मूल रूप से प्रचलित परिपाटियों को उन्नत बनाने पर केंद्रित होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में सही कथनों का चुनाव कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है, कथन 1 सही है, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कथन 1 असत्य है क्योंकि समस्त अनुसंधान किसी सिद्धांत के निर्माण द्वारा ज्ञान में वृद्धि के लिए आयोजित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रमुख अनुसंधान पद है और इधर विवरण है। देखिए, समस्या, शोध परिकल्पना, अध्ययन का परिदृश्य और शोध उपकरण। प्रविधियां जिनका प्रयोग करके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। परिभाषित समुच्चय या समग्र से लिया गया उप समुच्चय। किसी शोध प्रश्न का कोई अनंतिम समाधान या उत्तर। शोध प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाता है। अब ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। शोध समस्या, शोध प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाता है। शोध परिकल्पना, किसी शोध प्रश्न का कोई अनंतिम समाधान या उत्तर। अध्ययन का परिदृश्य, किसी परिभाषित समुच्चय या समग्र में से लिया गया उप समुच्चय। शोध उपकरण, प्रविधियां जिनका प्रयोग करके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध में अपनाए जाने वाले सोपान निम्नानुसार हैं। पहला, किसी शोध समस्या को अभिज्ञात करना और परिभाषित करना। समग्र को परिभाषित करना और उसमें से उप समुच्चय निकालना। समुचित शोध उपकरणों के अनुप्रयोगों द्वारा आंकड़ा संग्रहण, तत्पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण। परिकल्पना, निर्माण और शोध का विकल्प विकसित करना। शून्य परिकल्पना के माध्यम से मुख्य शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध मात्रात्मक परिणात्मक शोध में अपनाए जाने वाले सोपान निम्नवत हैं। पहला, किसी शोध समस्या को अभिज्ञात करना, मतलब शोध समस्या का चयन। दूसरा है परिकल्पना का निर्माण। तीसरा है प्रतिदर्शन या समग्र को परिभाषित करना। और चौथा है अनुप्रयोग एवं आंकड़ा संग्रहण। और लास्ट है शोध परिकल्पना या शून्य परिकल्पना, जिसको निर्णय देना भी
कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रदर्श तकनीक में इकाइयों को निकालने में यादृच्छिककरण और समान संभाव्यता होती है? आनुपातिक प्रदर्शन, स्नोबॉल प्रदर्शन, स्तरित प्रदर्शन, विमात्मक प्रदर्शन और गुच्छ प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, केवल सी और ई। शोध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श तकनीक में इकाइयों को निकालने में यादृच्छिकरण और समान संभाव्यता होती है? आनुपातिक प्रदर्शन, स्नोबॉल प्रदर्शन, स्तरित प्रदर्शन, विमात्मक प्रदर्शन, गुच्छ प्रदर्शन। ऑप्शन देखिए, ए, बी, सी, ई और डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। स्तरित प्रतिदर्शन और गुच्छ प्रतिदर्शन संभाव्यता आधारित प्रदर्श प्रतिचयन तकनीक है, जिनमें किसी समग्र से प्रदर्श के चयन में इकाइयों को यादृच्छिकरण और समान संभाव्यता प्राप्त होती है, जबकि आनुपातिक, स्नोबॉल और विमात्मक प्रदर्श प्रतिचयन विधियां गैर संभाव्यता आधारित प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियां हैं, जिनमें प्रतिदर्श शोधकर्ता के निर्णय और शोध के उद्देश्य के आधार पर लिए जाते हैं। संभाव्यता आधारित प्रतिचयन में समग्र के सभी तत्व के प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना समान रहती है तथा प्रत्येक इकाई को चुनने की स्वतंत्रता ही इसे अधिक प्रभावकारी बनाती है। वहीं असंभाव्यता आधारित प्रतिचयन में समग्र के सभी तत्वों के प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना असामान्य होती है। इसे शोधकर्ता अपने शोध कार्य, लागत, समय, स्थान के आधार पर प्रतिदर्श को चयनित एवं निर्धारित करता है। परिसीमन की ये मात्रा ही इसे प्रतिचयन विधि को दुर्बल बनाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 to 15। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। संकीर्णात्मक अर्थ में कीमत किसी उत्पाद अथवा किसी सेवा के लिए प्रभारित धनराशि होती है। अधिक व्यापक रूप में कीमत उन सभी मूल्यों का योग है जिन्हें उपभोक्ता किसी उत्पाद या सेवा को लेने या उसका प्रयोग करने के लाभों को प्राप्त करने के लिए देते हैं। ऐतिहासिक रूप से कीमत क्रेता की पसंद को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक रहा है, तथापि हाल के दशकों में गैर कीमत कारकों का महत्व बढ़ता जा रहा है। फिर भी कीमत किसी फर्म के बाजार हिस्से और लाभप्रदता को निर्धारित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक बनी हुई है। आगे देखिए, विपणन मिश्रण में कीमत ऐसा एकमात्र तत्व है जो आय अर्जित करता है। अन्य सभी तत्व लागत दर्शाते हैं। कीमत विपणन मिश्रण के तत्वों में सर्वाधिक लोचशील तत्वों में से एक है। उत्पाद विशेषताओं और श्रृंखला संबंधी प्रतिबद्धताओं से अलग कीमत की शीघ्रता से बदला जा सकता है। इसी के साथ कीमत निर्धारण अनेक विपणन कार्यकारियों के समझ आने वाली सबसे पहली समस्या है और अनेक कंपनियां कीमत निर्धारण को
बड़े सिरदर्द के रूप में देखते हैं और इसके बजाय विपणन मिश्रण के अन्य तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने को अधिक मान्यता देते हैं। तथापि कुशल प्रबंधक कीमत निर्धारण को उपभोक्ता मूल्य सृजित करने या प्राप्त करने का एक प्रमुख कार्यनीतिक साधन मानते हैं। कीमतों का किसी फर्म की मूल रचना पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कीमत में थोड़े से प्रतिशत सुधार से लाभप्रदता के प्रतिशत में भारी वृद्धि हो सकती है। अधिक महत्वपूर्ण है कि कंपनी के समग्र मूल्य साध्य के भाग के रूप में कीमत उपभोक्ता मूल्य सृजित करने और उपभोक्ता संबंध के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक विशेषज्ञ ने कहा है कि कीमत निर्धारण से बचने के बजाय समझदार विपणनकर्ता उसे अपना रहे हैं। कंपनी द्वारा प्रभावित की जाने वाली कीमत लाभ अर्जित करने की न्यूनतम कीमत और मांग अर्जित करने की दृष्टि से अत्यधिक कीमत के बीच में आती है। यह बात कीमत निर्धारण में आने वाले विचारों का सारांश है। उत्पाद के मूल्य संबंधी उपभोक्ता का बोध कीमतों की अधिकतम सीमा तय करता है। यदि उपभोक्ता समझते हैं कि उत्पाद की कीमत उसके मूल्य से अधिक है, वे इस उत्पाद को नहीं खरीदेंगे। इसी प्रकार उत्पाद की लागतें कीमतों के न्यूनतम स्तर को तय करती हैं। यदि कंपनी किसी उत्पाद की कीमत उसकी लागत से कम निर्धारित करती है तो कंपनी के लाभ कम हो जाएंगे। इन दोनों छोरों के बीच कीमत निर्धारित करने के लिए कंपनी को प्रतिस्पर्धियों की रणनीतियां और कीमतें, समग्र विपणन कार्यनीति और मिश्रण तथा बाजार मांग की प्रकृति सहित अनेक बाह्य और आंतरिक कारकों पर विचार करना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक रूप से कीमत को महत्वपूर्ण समझा जाता था क्योंकि विक्रेताओं को सदैव लाभ होता था। उत्पाद या सेवा के लिए धनराशि प्रभावित की जाती थी। नेक्स्ट देखिए, इससे क्रेताओं को विकल्प उपलब्ध होते थे। और फोर्थ है, इससे गैर कीमत कारकों का संवर्धन होता था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऐतिहासिक रूप से कीमत को महत्वपूर्ण समझा जाता था क्योंकि इससे क्रेताओं को विकल्प उपलब्ध होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत विपणन मिश्रण में अन्य तत्वों से भिन्न क्यों है? लागत की प्रतिपूर्ति करती है, यह आय अर्जित करती है, यह अलोचशील प्रकृति की होती है, यह सरड़ी चैनल प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह आय अर्जित करती है। कीमत विपणन मिश्रण में अन्य तत्वों से भिन्न है क्योंकि यह आय अर्जित करती है। नेक्स्ट देखिए, कीमत निर्धारण के संबंध में कुशल प्रबंधकों का दृष्टिकोण क्या होता है? यह उपभोक्ता मूल्य के लिए एक कार्यनीतिक साधन है। यह समस्याओं को जन्म देता है। विपणन मिश्रण में अन्य तत्वों पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। फर्म के लिए यह अप्रत्यक्ष मूल्य वाला है। अब बताइए, कीमत निर्धारण के संबंध में कुशल प्रबंधकों का दृष्टिकोण। तो यह ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उपभोक्ता मूल्य के लिए एक कार्यनीतिक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्पाद या सेवा के लिए कीमत निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारक है? उच्च मांग, कम मांग, उपभोक्ता का मूल्य अवबोधन, उच्च लाभप्रदता के कंपनी का लक्ष्य। यहाँ पर उपभोक्ता का मूल्य अवबोधन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। उत्पाद या सेवा के लिए कीमत निर्धारण में उपभोक्ता का मूल्य अवबोधन प्रमुख निर्धारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादों अथवा सेवाओं की कीमत को प्रभावित या निर्धारित करने वाले अन्य कारक कौन कौन से हैं? प्रतिस्पर्धियों की रणनीति, समग्र विपणन मिश्रण, बाजार का प्रकार, एक पराकोटि से दूसरी पराकोटि तक कीमत निर्धारण, बाजार कब जाने की कीमत रणनीति। यहाँ पर सही विकल्प चुने ए, डी, ई, ए, बी, सी, डी, ई या फिर बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ए, बी, सी। ए क्या है? प्रतिस्पर्धियों की रणनीति, बी समग्र विपणन मिश्रण और सी बाजार का प्रकार। यह कीमत को उत्पादों अथवा सेवाओं की कीमत को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की अन्योन्य क्रिया को बढ़ाती है तब वह होती है भौतिक, मनोवैज्ञानिक, कलात्मक, क्षणिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मनोवैज्ञानिक। जब संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की अन्योन्य क्रिया को बढ़ाती है, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक परिस्थिति और चैनल कारकों द्वारा प्रतिपादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष संप्रेषण होता है लक्ष्योन्मुख, शैली केंद्रित, सहयोगात्मक, ऊर्ध्वाधर, गैर अलंकृत। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल ए बी, केवल बी डी, केवल ए सी, केवल डी ई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, केवल ए सी। कक्षा संप्रेषण औपचारिक शिक्षा प्रणाली आधारित प्रक्रिया का अनुसरण करता है जो लक्ष्य उन्मुख व सहयोगात्मक होने के साथ साथ ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन योग्यताओं को विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। किसी समस्या को बढ़ने देने से प्रभावी संप्रेषण में सहायता मिलती है। तर्क देखिए, एक कुशल संप्रेषणकर्ता कक्षा में समस्या के अनियंत्रित हो जाने से पहले उसका समाधान करेगा। उपर्युक्त कथनों के आलोक में सही विकल्पों का उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ए गलत है किंतु आर सही है। कोई भी समस्या विवादास्पद होती है जो संप्रेषण को अप्रभावी बनाती है। यह प्रभावी संप्रेषण में बाधा के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 में है संप्रेषण के अवरोधक और सूची 2 में है उसका विवरण। शब्दार्थक, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत, भौतिक। इधर है सारणी चैनल में भौतिक स्पष्टता का अभाव, त्रुटिपूर्ण संदेश, निकृष्ट कोटि का अवधारण, समय का अभाव।
अब इसको मैच द फॉलोइंग कीजिए। शब्दार्थक क्या होते हैं? त्रुटिपूर्ण संदेश। मनोवैज्ञानिक कोटि का अवधारण करते हैं। और व्यक्तिगत समय का अभाव, भौतिक स्पष्टता का अभाव। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। दो, फिर क्या है, 3, फिर 4, इसके बाद 1। 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्दार्थक त्रुटिपूर्ण संदेश होते हैं। मनोवैज्ञानिक निकृष्ट कोटि का अवधारण है। व्यक्तिगत समय का अभाव, भौतिक सारणी चैनल में भौतिक स्पष्टता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। संकेतों और प्रतीकों का अर्थ उत्पन्न करने में आंतरिक संबंध होता है। अब कथन 2 देखिए। यह इन संबंधों के माध्यम से संकेतों के नेटवर्क के कारण संभव होता है। अब इसमें सही उत्तर देखिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संकेतों और प्रतीकों का अर्थ उत्पन्न करने में आंतरिक संबंध होता है। यह इनकोडेड प्रणाली में होता है और इनके संबंधों के माध्यम से संकेतों के नेटवर्क के कारण संभव होता है। आगे देखिए। एक व्यक्ति 22 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में आरंभ में चलकर तत्पश्चात धीमी दौड़ से क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसके द्वारा चलकर तय की गई दूरी कितनी है? वह चलकर कितनी दूरी तय किया है वही आपको बताना है। 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। माना व्यक्ति द्वारा चलकर लिया गया समय x घंटा और व्यक्ति द्वारा धीमा या दौड़कर चला गया समय 4 - x घंटा। अब इसका समीकरण बनाइए और समीकरण को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। 4x + 10, 4 - x = 22। 4x + 40 - 10x = 22। 10x - 4x = 40 - 22। यहाँ पर आएगा 6x = 18। 6 3 जा 18, x = 3। अतः व्यक्ति द्वारा चलकर तय की गई दूरी 3 × 4 = 12 किलोमीटर यानी 12 किमी। 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 4x था, 4x माना गया था, तो 4x का वैल्यू 3 है, तो 4 × 3 = 12 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 6 अधिक है। यदि अंश में 4 की वृद्धि की जाती है और हर में 8 घटाया जाता है तो संख्या 5/3 हो जाती है। मूल परिमेय संख्या क्या है? 11/17, 5/11, 7/13, 13/19। तो मान लीजिए कि जो हमारा
अंश है वह x है और हर क्या है, हर जो है वह x+6 है, क्योंकि यहाँ 6 अधिक है। जो हमारा हर है वह अंश से 6 अधिक है, तो अंश क्या हो गया x और हर क्या हो गया x+6। अब देखिए प्रश्नानुसार कहता है कि यदि अंश में 4 की वृद्धि तो अंश में 4 ऐड करते हैं और हर में 8 घटाया जाता है, तो हर में से 8 घटाइए तो कितना आता है 5 = 3 आता है। यही आपको सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो मूल समीकरण क्या है वह आपको पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। पक्षांतर करने पर 3x+4 = 5x-2, 3x plus 3 4 12 = 5x-5 2 यहाँ पर आपका हो जाता है 3x माइनस, यह इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5x = यह इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 + 10। इसको माइनस करने पर आएगा 2x = 22, 2 से इसको काट देंगे, x = 11। अतः परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या क्या थी x/x+6, तो यहाँ पर x का वैल्यू 11 है और 11 + 6 = 11/17, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला पर विचार कीजिए 0 6 24 60 120 x। x का मान क्या है, आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए 180 210 240 156। तो देखिए क्या तरीका लगाया गया है, क्या ट्रिक है इसका। 1 का क्यूब -1 = 0, 2 का क्यूब -2 = 6, 3 का क्यूब -3 = 24, 4 का क्यूब -4 = 60, 5 का क्यूब -5 = 120। तो अगर 6 का क्यूब करेंगे तो आएगा 216 और इसमें से आप 6 घटाइए तो कितना आएगा 210, 210 इज राइट आंसर, 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो जल पाइप यदि अलग अलग चलाए जाएं तो एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 10 मिनट में 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को टंकी को भरने के लिए एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 6 मिनट, 8 मिनट, 7.5 मिनट और 9 मिनट। तो यहाँ पर आप देखिए एक साथ खोलने पर दोनों पाइपों को टंकी में भरने में लगा समय, तो x/y, तो कितना है x कितना है 10 है, 10 × 15 और नीचे 10 + 15, यही ऐड कर दीजिए आंसर आ जाएगा 150/25। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यह 6 बार में कट जाएगा, 25 छक्का 150, 6 मिनट, यही हमारा राइट आंसर है। आगे देखिए, निम्नांकित शब्द श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा, ACEG
CEGI, EGIK, GIKM। नेक्स्ट बताइए। आप देख सकते हैं A प्लस सी, ए और सी, ए प्लस 2C, C प्लस 2E, E प्लस 2G। इसी तरह यह क्रम चलता जा रहा है, आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। श्रृंखला के प्रत्येक पद को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का विषम संख्या में क्रम अनुसरण किया गया है। A प्लस 2C, C प्लस 2E, E प्लस 2G। इसी तरह G प्लस 2I, I प्लस 2K, K प्लस 2M, M प्लस 2O। यहाँ पर राइट आंसर होगा IKMO, IKMO। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, IKMO। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन A और दूसरा अभिकथन R है। द्रव्य स्वकारित, स्वधारित और स्व अस्तित्व वाला होता है। तर्क देखिए, द्रव्य अन्य कारक स्रोतों द्वारा कारित नहीं होता, बल्कि किसी अन्य द्वारा धारित होता है और उसमें भी अस्तित्व होता है। ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए, द्रव्य स्वकारी, स्वधारित और स्व अस्तित्व वाला होता है, यह कथन सत्य है, क्योंकि यह किसी अन्य कारक द्वारा कारित और धारित नहीं होता, किंतु इसका अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन A और दूसरा तर्क R है। देखिए इसको। सभी प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप से मुक्त और पृथक प्रतीत होते हैं। वे संयुक्त होते हैं परंतु अनिवार्यता संबंधित नहीं होते हैं। तर्क देखिए, चूंकि कठोरता का प्रत्यक्षीकरण उसके रंग से अनिवार्यता संबंधित नहीं है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षीकरण दुर्बल रूप से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सभी प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप में मुक्त और पृथक प्रतीत होते हैं, वे संयुक्त होते हैं किंतु अनिवार्यतः संबंधित नहीं होते हैं। चूंकि किसी वस्तु की कठोरता का प्रत्यक्षीकरण उसके रंग से अनिवार्यतः संबंधित नहीं है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षीकरण दुर्बल रूप से संबंधित है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन अभिकथन ए, दूसरा तर्क आर है। यदि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी होती है। श्रुति जो है स्मृति से अधिक प्रभावी होती है। श्रुति वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है, जबकि स्मृति दार्शनिक विचारों का एक अनुप्रयोग है। ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है।
ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। यदि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि श्रुति वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है, जबकि स्मृति दार्शनिक विचारों का एक अनुप्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सुस्पष्ट वाक्य की मात्रा और गुणवत्ता का निर्णय करती है। वैधता, अवैधता, अवस्था, आकृति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसी सुस्पष्ट तर्क वाक्य की मात्रा और गुणवत्ता उसकी अवस्था पर निर्धारित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी सुस्पष्ट तर्क वाक्य की आकृति का निर्माण करता है। प्रमुख पद, सूक्ष्म पद, मध्यम पद, संयोजक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मिडल टर्म, मध्यम पद किसी सुस्पष्ट तर्क वाक्य की आकृति का निर्णय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 से 35 हेतु निम्नांकित तालिका पर विचार करें, जिसमें 2015 से 19 तक के 5 वर्षों के दौरान 4 देशों XYZT के लिए स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा के वर्षवार आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता गीगावाट। ईयर ऐसे ईयर है और ऐसे कंट्री है। कंट्री XYZT। ईयर है 2015, 16, 17, 18, 19। अब क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2016-17 के बीच किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। XZYT। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016-17। यहाँ पर पूछा है कि किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जेड। जेड कहाँ है, यह जेड है। आइए इसको समझते हैं। XYZT 2016 में 13, 18, 10, 13, 2017 में 15, 20, 12, 15। अब यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई, 2 की वृद्धि हुई। तो कितने पर, 10 पर, तो यहाँ 20% की वृद्धि होती है, ये जो कि सर्वाधिक है। यहाँ पर 15.38% की और यहाँ पर 11.11% की, यहाँ पर 15.38% की। अतः वर्ष 2016-17 के बीच देश जेड ने नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में अधिकतम वृद्धि की है, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश ने वर्ष 2015 के संदर्भ में 2019 तक अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जेड। देखिए XYZT 2015 में 10, 15, 8, 12, 2019 में 22, 24, 20, 20। अब वृद्धि देखिए, इसका 12 है, इसका 9 है, इसका 12 है, इसका 8 है। यहाँ पर आप 12/8, यह 8 पर वृद्धि हुई है, मल्टीप्लाई 100 तो आएगा 150%, 150%, जो कि सबसे अधिक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देश वाई के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की औसत वार्षिक वृद्धि कितनी रही है? 10.85%, 12.77%, 13.25%, 11.65%। आइए देखते हैं। यह है वर्ष 2015, 16, 17, 18, 19 और देश है वाई। अब वृद्धि देखिए, 2015 में 15, 16 में 18, 17 में 20, 18 में 20 और 19 में 24। वृद्धि देखिए 3, 2, 0, 4। अभी सभी प्रतिशत का योग, इसको जोड़ लिया, सभी का प्रतिशत निकालकर जोड़ लेने पर 12.77%। 12.77%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में किसी दिए गए वर्ष में किस देश ने अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो यहाँ पर एक्स जेड या जेड एक्स। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देख लीजिए इसको, एक्स वाई जेड टी। 2015 से 19 तो इसका 10, 15, 8, 12 और 2019 में 22, 24, 20, 20। वृद्धि देखिए 12, 9, 12, 8। अब यहाँ पर वृद्धि का परसेंट निकाल लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्स और जेड अधिकतम वृद्धि परसेंट दर्ज किए, एक्स का 120% और जेड का 150%, जो कि दोनों सर्वाधिक है। सभी 4 देशों को मिलाकर 2015 के संदर्भ में वर्ष 2019 में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में समग्र वृद्धि कितने परसेंट है? तो यहाँ पर 91.11%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए देखते हैं कैसे। वर्ष 2015 में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 2015 का है 10, 15, 8, 12, टोटल 45। 2019 में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा की कुल क्षमता 22, 24, 20, 20, टोटल 86 यानी 86। अब वृद्धि निकालिए, 86 माइनस 45 इक्वल टू 41। अब इसका परसेंटेज पर निकालने के लिए क्या करेंगे, 41/45 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर आएगा आपका 91.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस परिवर्णी शब्द का पूरा रूप क्या है? बायोस परिवर्णी शब्द का पूरा रूप क्या है? बिग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनर ओपन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस फर्मवेयर एक व्यक्तिगत कंप्यूटर सिस्टम बोर्ड पर पहले से इंस्टॉल रहता है। यह कंप्यूटर संचालित होने पर स्वतः चलने वाला पहला सॉफ्टवेयर होता है। यह इंटरफेस का एक मूल प्रणाली का वास्तविक मानक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल होता है कंप्यूटर टेबल, मॉनिटर तथा सीपीयू, सॉफ्टवेयर, गूगल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कंप्यूटर हार्डवेयर में मॉनिटर तथा सीपीयू शामिल होते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर टेबल, सॉफ्टवेयर और गूगल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदत्त प्रदर्शीकरण हेतु निम्नांकित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? रेखा लाइन, वृत्त तथा त्रिभुज, पाई चार्ट तथा बार चार्ट, पेंटागन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पाई चार्ट तथा बार चार्ट।
प्रदत्त प्रदर्शीकरण सूचना और डेटा का प्रदर्शन है। इसकी विधियां पाई चार्ट तथा बार चार्ट है। पाई चार्ट कोणीय चार्ट या चक्रारेख भी कहते हैं। इसका प्रयोग साधारणतः किसी समूह की संरचना को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। वृत्त के केंद्र में 360 डिग्री का कोण होता है। इस कोण को समूह के विभिन्न उपसमूहों में छात्रों की संख्या के अनुरूप भागों में विभाजित कर लिया जाता है। बार चार्ट को स्तंभ रेखा चित्र भी कहा जाता है। किसी समूह में विभिन्न गुणों वाले युक्तियों अथवा वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एक दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। देखिए अभिकथन, वर्तमान में संप्राप्ति हेतु बहुत से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं तथा उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। तर्क देखिए, इस प्रकार से बहुत से पाठ्यक्रम में से सही पाठ्यक्रम का चयन एक बड़ी चुनौती है। अब ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं और इनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कई सारे उपलब्ध ऑनलाइन कोर्स में सही पाठ्यक्रम का चुनाव करना एक कठिन कार्य होता है। निम्न एएफ प्रणाली निम्नांकित में से किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है? बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हेक्साडेसिमल। एएफ प्रणाली हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है। इसका प्रयोग डेसिमल को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्राब्दी विकास और लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 4 में वर्ष 1990 से 2015 के बीच 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु दर प्राप्त की जाने वाली लक्षित कमी कितनी थी? आधी, 2/3, 3/4, 1/3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 2/3। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 4 में वर्ष 1990 से 2015 के बीच 5 से कम आयु वर्ष की बाल मृत्यु की दर प्राप्त की जाने वाली लक्षित कमी में 2/3 कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है उत्सर्जित प्रदूषक, सूची 2 है पर्यावरणीय प्रभाव। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन और हाइड्रोक्साइड। इधर है अम्ल वर्षा का निर्माण, विषैले कैंसर कारक, विषैला तथा श्वसन संबंधी रोग, और इधर है ग्रीन हाउस गैसों के रूप में वैश्विक तपन। मैच द फॉलोइंग कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस के रूप में वैश्विक तपन को बढ़ाना। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? यह विषैला तथा श्वसन संबंधी रोगों का कारण है। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? यह अम्ल वर्षा का निर्माण करता है। बेंजीन और हाइड्रोकार्बन्स क्या है? विषैले तथा कैंसर कारक है। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। 4, 3, 1, 2।
4 3 1 2, 4 4 4, यह कैंसिल, 3 3 3, बाकी का दोनों कैंसिल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उत्सर्जित प्रदूषक पर्यावरणीय प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में वैश्विक तपन को बढ़ाना, और कार्बन मोनोऑक्साइड विषैला तथा श्वसन संबंधी रोगों का कारण, नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा का निर्माण, बेंजीन और हाइड्रोक्साइड विषैले तथा कैंसर कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशों के वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में उनके योगदान को अवरोही क्रम की पहचान करें। यूएसए, चाइना, रसिया, भारत, जापान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले है चाइना, फिर यूएसए, इसके बाद है आपका इंडिया, पहले चाइना किस नंबर पे? चाइना है 2 नंबर पर, मतलब बी। यूएसए है ए, इसके बाद इंडिया है डी। बी ए डी आप खोज लीजिए, मिल जाएगा बी ए डी। बी ए डी, 2 ऑप्शन है बी ए डी के, 2 ऑप्शन खत्म। इसके बाद आता है सी, सी से रसिया, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें आगे ई है, यहाँ पर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में देशों को उनके योगदान अवरोही क्रम का सही अनुक्रम। चीन 27.92%, यूएसए 14%, इंडिया 7%, रसिया 4.6%, जापान 3.3%। यह वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में देशों का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा आर है। उपयुक्त अभिकल्प अपेक्षाओं सहित कोई पवन चक्की 60% से 65% की कार्यकुशलता पर प्रचालन के लिए निर्मित की जा सकती है। अब तर्क क्या है? पवन चक्की की कार्यकुशलता उसके अभिकल्प प्रणाली पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ए गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। नीचे दिए गए आपदा न्यूनीकरण उपायों में से उस उपाय को अभिज्ञात करें जिन्हें असंरचित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बाढ़, तटवर्ष, भूमि प्रयोग क्षेत्र निर्धारण, बाढ़ आशंकित क्षेत्रों में घरों के ऊपर उठाना, बीमा कार्यक्रम, तूफान सुरक्षित कक्ष को मजबूत बनाना। यहाँ पर कौन कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ऑप्शन देखिए, बी और डी, ए बी डी, बी डी ई, ए बी डी ई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बी और डी। भूमि प्रयोग क्षेत्र निर्धारित करना और बीमा कार्यक्रम चलाना। आपदा न्यूनीकरण के असंरचित उपायों के अंतर्गत भूमि प्रयोग क्षेत्र निर्धारित, बीमा कार्यक्रम आदि आते हैं। असंरचित उपायों से आशय आपदा न्यूनीकरण के उन उपायों से है जिनमें आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए किसी प्रकार की भौतिक अवसंरचना का निर्माण नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के सामंतवादी समाज में उच्चतर स्तर पर उदारवादी शिक्षा के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को चतुष्टय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? इसमें है व्याकरण, तर्क, अंकगणित, खगोल की, संगीत। ऑप्शन देखिए, ए बी सी, केवल बी सी डी, केवल सी डी ई, केवल ए डी ई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी डी ई। यूरोप के सामंतवादी समाज में उच्चतर स्तर पर उदारवादी शिक्षा के लिए निम्न क्षेत्रों को चतुष्टय अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसमें है अंकगणित, खगोल की, संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2003 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम कार्यक्रम एनपीटीईएल को निर्धारित किया गया। गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा या फिर विधिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इंजीनियरिंग शिक्षा। वर्ष 2003 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम कार्यक्रम को इंजीनियरिंग शिक्षा के रूप में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। वर्तमान में यह स्वयं पोर्टल का एक प्रमुख कोऑर्डिनेट है जो विभिन्न इंजीनियरिंग कोर्सों को ऑनलाइन और डाउनलोड के रूप में प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में निर्धारित संपोषणी विकास लक्ष्यों को एसडीजी को कब प्राप्त किया जाने का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 2030। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में निर्धारित संपोषणी विकास लक्ष्यों एसडीजी 2030 तक प्राप्त किए जाने का उद्देश्य है। इसमें 8 प्रमुख लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है। देखिए, विकास के लिए साझेदारी, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी, अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना, एचबीआई, एड्स, मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, बाल मृत्यु दर में कमी, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित एवं महिला सशक्तिकरण। यह टोटल 8 पॉइंट है जिसे सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। 1 में है मोडेस ऑफ सप्लाई ऑफ एजुकेशनल सर्विस अंडर GATS गेट्स, एग्जाम्पल ऑफ दिस सर्विस इन एजुकेशन। इधर थ्योरी है और इधर एग्जाम्पल है। सीमा पार आपूर्ति, सीमा पार आपूर्ति, विदेशों में अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे प्रोफेसर, शिक्षक और शोधकर्ता विदेश में खपत, भाषा प्रशिक्षण कंपनियां, स्थानीय विश्वविद्यालय और सैटेलाइट कैंपस। वाणिज्यिक उपस्थिति, सीटी के माध्यम से दूरस्थ आभासी शिक्षा, कारपोरेट प्रशिक्षण, प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन। कोई विद्यार्थी अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम, डिग्री कार्यक्रम में नामांकन के लिए दूसरे देश जाता है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सीमा पार पद्धति, सीमा पार आपूर्ति
आईसीटी के माध्यम से दूरस्थ आभासी शिक्षा कॉर्पोरेट प्रशिक्षण। विदेश में खपत कोई विद्यार्थी अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम डिग्री कार्यक्रम में नामांकन के लिए दूसरे देश जाता है। वाणिज्यिक उपस्थिति भाषा प्रशिक्षण कंपनियां, स्थानिक विश्वविद्यालय और सैटेलाइट कैंपस। इसके बाद है प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन, विदेशों में अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे प्रोफेसर, शिक्षक और शोधकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? वेरी इजी क्वेश्चन। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? यह है पाणिनि महोदय। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन विज्ञान एवं व्याकरण की पुस्तक है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। हमने आपको पूरे ईमानदारी से, पूरे मेहनत से 50 क्वेश्चन कवर कराए हैं। आप इनको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद। जय हिंद।